स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किसकी स्टडी की हुई थी, किसका अध्ययन किए थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर? आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पौधों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। फिर हम आप लोगों को स्टार्ट किए थे एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है। यानी हम लोग आवृत्तबीजी के बारे में पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, और हम लोग अनावृत्तबीजी पौधों को पढ़ लिया था। आवृत्तबीजी पौधों को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बताइए, जिम्नोस्पर्मिक पौधों में या जिम्नोस्पर्मिक समूह में, पादप समूह में वो कौन सा पौधा है जिसको पादप का मेवा कहा जाता है? मेवा जानती है ना, जो मेवा खाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पादप जगत में वो कौन सा पौधा है जिसको पादपों का या पौधों का मेवा कहा जाता है। तो उस दिन हमने आपको भी डिस्कशन किया था, उस पौधे का नाम है चिलगोजा। याद आ रहा है? चिलगोजा के बारे में बताए थे ना। चिलगोजा का छिलका होता है, ठीक है, वो खाने के रूप में होता है। तो ये जो हमारा चिलगोजा है, इसी को हम पादप जगत का मेवा कहते हैं, इस पौधे को, ठीक। एंजियोस्पर्म में फिर हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्पों के भाग के बारे में। क्लियर? यानी पुष्पों के भाग के बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में, पुष्पों के भाग, पुष्पों के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पुष्पों में कितने भाग होते हैं? क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पुष्पों में कितने भाग होते हैं? कैलिक्स पढ़ा था, करोला पढ़ा था, एंड्रूसियम पढ़ा था, गाइनोसियम पढ़ा था। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पुष्पों के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प का जो पहला भाग है वो हमारा होता है कैलिक्स। इसको हम कहते हैं हिंदी में बाह्य दलपुंज। ये हमारा है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। दूसरा हमारा होता है भाग करोला, करोला। इसको हम कहते हैं दलपुंज। नाम सुना होगा ये सब, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। फिर हमारा तीसरा भाग बताए थे आपको एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। इसको कहते हैं पुमंग, एंड्रूसियम को। तीसरा जो हमारा भाग होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम। इसको हम कहते हैं जायांग, जायांग। तो पुष्पों में मुख्य रूप से इतने भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, ठीक। अब जैसे हमने कहा था कि रोज़ का फ्लावर है, अगर आपने रोज़ का पुष्प ले लिया तो उसकी पत्तियां देखेंगे, कुछ पत्तियां बाहर होती हैं, कुछ उसके अंदर पत्तियां होती हैं। तो ऐसे जो हमारा कैलिक्स है, करोला है, तो जो इसमें बाह्य दलपुंज, बाह्य दल होंगे, जो बाहरी पत्तियां होंगी उसको हम कहेंगे बाह्य दल। उसके बाद की जो पत्तियां होंगी उसको हम कहेंगे दल, ठीक। जैसे इसकी जो बाहरी पत्तियां होती थी, इसको हम यूनिट के रूप में बताए थे, इकाई के रूप में बताए थे, सेपल, पेटल के नाम से बताए थे। तो जो इसकी बाहरी पत्ती होगी उसे हम कहेंगे सेपल। सेपल का मतलब होता है बाह्य दल, ठीक। ऐसे जो करोला है, ठीक है, इसकी जो बाहरी पत्ती होगी उसे हम कहेंगे पेटल, सेपल, पेटल। इसको हम कहते हैं दल, इसको हम कहते हैं दल। क्लियर? यानी कि जो बाह्य दल है, बाह्य दल का मतलब जो पुष्प है, पुष्प का जो बाहरी पत्ती है उसे हम कहेंगे बाह्य दल, कहते हैं सेपल। सेपल के बारे में बताए थे आपको। उसके बाद वाली जो पत्ती होगी उसको हम कहेंगे करोला, उसको हम कहेंगे दल या पेटल, ठीक। ऐसे हम बात करें एंड्रूसियम की। अब इसके अंदर हम जाएंगे। बाह्य दल देख लिया, दल देख लिया पुष्प में। अब उसके और आगे बढ़ेंगे तो हमको पुमंग दिखाई देगा, और उस पुमंग को हम बताए थे आप क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। उसके बाद आपको स्टेमन दिखाई देगा, जिसको आप पुंकेसर जान सुने होंगे, इसको हम पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद आप और आगे अंदर जाएंगे, एकदम बीचों बीच में चली जाएंगी पुष्प के, तो वहाँ पे आपको जायांग दिखाई देगा, और इसको हम कार्पेल कहते हैं, अंडप कहते हैं, कार्पेल या अंडप। क्लियर हो गया? अब इसकी हिंदी भी क्लियर हो गई। उस दिन जैसे आपने कहा था किसी ने कि इसकी हिंदी भी थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया कैलिक्स बाह्य दल,
दलपुंज, पुमंग, जायांग। और इनकी यूनिट को देखा जाए तो सेपल माने बाह्य दल, उसके बाद दल होगा, उसके और आगे बढ़ेंगे तो आपको पुंकेसर दिखाई देगा और अंडप दिखाई देगा। तो इसमें बताइए नर जनन अंग क्या है पुष्पों में? पुष्पों में, क्योंकि पुष्प ही जनन भाग होते हैं पौधे के, पौधों में जनन भाग जो होता है वो पुष्पों में भी होता है। तो यही हमारा पुमंग एंड्रोसियम है, इसी को कहेंगे, या इस पुंकेसर को कह दीजिए, उसकी इकाई को कह दीजिए। ये हमारे नर जनन अंग हैं, और गाइनोसियम जिसको हम जयांग कहते हैं या अंडप कहते हैं, ये हमारी मादा जनन अंग है। ठीक, ये जो हमारे दो भाग होते हैं पुष्पों के, ये जो दो भाग होते हैं, इसको हम कहते हैं सहायक भाग। बाह्य दल और दल, इसको हम कहते हैं एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, सहायक भाग। ये पुष्पों के सहायक भाग होते हैं। और ये जो दो भाग होते हैं इसे हम कहते हैं आवश्यक भाग, एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल पार्ट, आवश्यक भाग। तो पुष्पों में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक होता है सहायक भाग और दूसरा होता है आवश्यक भाग। तो कई बार प्रश्न सिविल में पूछा गया है कि पुष्पों में कौन सा भाग प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो दे देगा सहायक भाग, आवश्यक भाग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाग होगा? आवश्यक भाग। ठीक है, आवश्यक भाग ही जनन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्या करेंगे? सहायक भाग हैं। ये सहायक भाग क्या करते हैं? ये जनन नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पुंकेसर को और अंडप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्लियर? ये प्रश्न है कि हमारे जो सहायक अंग होते हैं, वो सहायक अंग का क्या काम है? अगर वो प्रजनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं सहायक अंग, तो इनका एक ही काम है कि पुंकेसर और अंडप को सुरक्षा प्रदान करना। ये इनको घेरे रहते हैं ना, ये दोनों पुष्प के बीच में होंगे, इनको चारों तरफ से पत्तियां लगी हुई होंगी, घेरे होंगे, तो इनका यही काम है कि इनको सुरक्षा प्रदान करना। तो सहायक अंग आवश्यक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, इसी के बाद, इसी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, वो भी इसी का ही टॉपिक है। पादप भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पादप भ्रूण विज्ञान, क्योंकि भ्रूण विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु भ्रूण विज्ञान और पादप भ्रूण विज्ञान। लेकिन हम यहाँ पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पादप भ्रूण विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, ये बताइए पादप भ्रूण विज्ञान, पादप भ्रूण विज्ञान भारत में वो कौन, किसे पादप भ्रूण विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है भारत में? कोई आइडिया? ये भी कई बार पूछा गया है कि भारत में किसे पादप भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोई आइडिया है? ठीक है, यहाँ पे हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, पादप भ्रूण विज्ञान। तो इसी में ही हमारी अगली टॉपिक है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान, पादप भ्रूण विज्ञान, पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, चाहे वो पादप भ्रूण हो और चाहे वो जंतु भ्रूण हो, जिसमें सिर्फ एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाएगा, भ्रूण का अध्ययन किया जाएगा, उस विज्ञान को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। और भारत में एम्ब्रियोलॉजी के पिता किसे माना गया है? बता चुके हैं, एसके कश्यप। एसके कश्यप को भारत में भ्रूण विज्ञान का पिता, सिर्फ भ्रूण विज्ञान, ना तो वो जंतु होगा ना तो पादप होगा, यही अंतर देखिएगा। सिर्फ अगर पूछेगा कि भारत में भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता तो एसके कश्यप होंगे। लेकिन अगर वो प्रश्न ये कर ले कि भारत में पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसका उत्तर अब अलग हो जाएगा। इसके जो फादर होंगे उनका नाम है पी महेश्वरी, पी महेश्वरी,
तो भारत में पादप भ्रूण विज्ञान के पिता पी महेश्वरी को माना जाता है। पी महेश्वरी, क्लियर हो गया? पी महेश्वरी। फिर हमने आपको बताया था कि पराकरण किसे कहते हैं? पराकरण, जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पराकरण के बारे में उस दिन हम बताए थे किसे कहते हैं, बताइए। एंथर का नहीं, पराग कणों का। पराग के कणों का एंथर के माध्यम से स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता, परागकण कहलाता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो हमारा पुंकेसर है, उस पुंकेसर के कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है। और एंड्रूसियम के या कार्पेल के कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और अंडप, ओवरी। याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था 3 भाग होते हैं। ठीक, यहां हम पढ़ रहे हैं पादप भ्रूण विज्ञान। ठीक है। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान में या पादप भ्रूण विज्ञान में जब किसी नए पौधे का हम निर्माण करते हैं या कोई नया पौधा बनने वाला हो, तो उसका एक जीवन चक्र चलता है, एक लाइफ साइकिल चलती है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में भी जो पादप भ्रूण विज्ञान है, इसमें भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाएगा, इसमें भी लाइफ साइकिल होगी। ठीक, इसमें निषेचन प्रक्रिया भी होगी। निषेचन जानती हैं क्या होता है? निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं? जब स्पर्म और ओवा, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज करें, मिले और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। यही प्रक्रिया हमारी निषेचन कहलाती है। ठीक, ऐसे ही जो हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, जब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की लाइफ साइकिल चलती है, तो इसकी लाइफ साइकिल में मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं आती हैं, और एक अवस्था को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, या इसी को हम कहते हैं बीजाणु जनन, और दूसरी अवस्था को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। इसी को हम कहते हैं युग्मक। गैमीट माने युग्मक होता है, युग्मक जनन, युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर? यानी जितने भी पादप भ्रूण में उनका जब जीवन चक्र चलेगा, तो उनमें 2 अवस्थाएं आएंगी, बीजाणुजन अवस्था और युग्मक जन अवस्था। और बता चुके हैं कि जो युग्मक जन अवस्था होगी वो आगुणित होगी कि द्विगुणित होगी? आगुणित होगी। और जो बीजाणुजन अवस्था होगी वो द्विगुणित अवस्था होगी। ठीक, बीजाणुजन में क्या होता है? बीजाणुजन मतलब इसमें जो हमारा होगा वो स्पोर्स होंगे। स्पोर्स का मतलब इसमें बीजांड होंगे, बीजांड के माध्यम से इसमें बीजाणु बनेंगे, बीजांड के माध्यम से। लेकिन जब हम बात युग्मक जन की करते हैं, अभी तो हम पहले ही बात स्पोरोजेनेसिस बीजाणुजन की कर लेते हैं। बीजाणुजन में बीजाणुओं के माध्यम से जनन होगा। क्लियर? अब बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, स्पोर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो हमारे बीजांड होंगे ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे। एक को हम कहेंगे सूक्ष्म या लघु बीजाणु, और दूसरे को हम कहेंगे बड़ा दीर्घ बीजाणु। तो एक हमारा होगा माइक्रोस्पोर, एक को कहेंगे माइक्रोस्पोर, इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। और दूसरा जो हमारा होगा मेगा स्पोर होगा, मेगा स्पोर, इसी को हम कहेंगे दीर्घ बीजाणु, दीर्घ बीजाणु। क्लियर हो गया? तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्रूण विज्ञान में जो बीजांड होंगे, जो बीजाणु होंगे, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होंगे,
माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर? लघु और दीर्घ बीजाणु जो होंगे, अब ये जो हमारा लघु बीजाणु है इसमें हो रहा है, बीजाणु जन्म अवस्था में हो रहा है, तो ये कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे कि द्विगुणित होंगे? ये द्विगुणित कब होंगे? जब ये दोनों बीजाणु आपस में समेकित होंगे और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो पादप भ्रूण विज्ञान में निषेचन क्रिया तो होती ही होती है, इसके साथ साथ इसमें दोहरा निषेचन भी पाया जाता है। बहुत से पौधे ऐसे हैं जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन भी होता है। और दोहरे निषेचन को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि इस पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे हम। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी बताएंगे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरे निषेचन को सर्वप्रथम नवास चेन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। नवास चेन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दोहरे निषेचन को बताया। क्लियर? नवास चेन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दोहरे निषेचन के बारे में बताया। ठीक, तो यहां पे हमने देख लिया कि बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब जब युग्मक जन प्रक्रिया चलेगी तो यहाँ युग्मक है ही, तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर युग्मक, एक मादा युग्मक होगा। क्लियर? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक होगा तो जैसे इसमें लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु थे, वैसे इसमें भी लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु आएंगे, क्योंकि इसमें बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो रहा है। जनन होना है तो इसमें स्पर्म और ओवा की बात ही नहीं है। तो जब गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया चलती है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब बीजाणुजन प्रक्रिया चलेगी, बीजाणुजन प्रक्रिया जब चलेगी तो इसमें बीजाणुजन प्रक्रिया का मतलब हुआ बीजाणुओं के अंदर जो केंद्रक होंगे वो विभाजित होंगे। क्लियर? प्रश्न ये पूछा गया है कि बीजाणुजन ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जब केंद्रकों का विभाजन होता है तो किसके माध्यम से होता है? समसूत्री विभाजन के माध्यम से, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, बीजाणुजन जब प्रक्रिया चलती है तो इसमें जो विभाजन होगा केंद्रकों का वो मियोसिस डिवीजन से होगा, अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें। लेकिन जब युग्मक जन प्रक्रिया होगी, ये एक प्रक्रिया का नाम है युग्मक जन। युग्मक जन का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन ना हो करके समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन कहते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, यही दोनों में अंतर है कि हमारे बीजाणुजन में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ये सब बनेंगे और युग्मक जन प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन होगा। अब जब ये समसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक जन आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक दीर्घ और दूसरा लघु। तो एक को तो हम कहेंगे, दीर्घ को हम क्या कहते थे? मेगा। तो इसको हम कह देंगे मेगा गैमीटोजेनेसिस। मेगा गैमीटोजेनेसिस इसका मतलब हो गया दीर्घ युग्मक जन। इसका नाम हो गया, थोड़ा हिंदी टफ है, दीर्घ युग्मक जनन, दीर्घ युग्मक जनन। और दूसरा हमारा होगा माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। अब इसको हम क्या कह देंगे? लघु युग्मक जनन, लघु युग्मक जनन। तो जब युग्मक जनन प्रक्रिया, युग्मक जनन का मतलब क्या हुआ कि युग्मकों का निर्माण, जिस प्रक्रिया के माध्यम से युग्मकों का निर्माण होता है उसे हम युग्मक जन कहते हैं। और युग्मक जन प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इनके भी जो बीजाणु होंगे, इनके भी जो युग्मक होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक तो दीर्घ युग्मक जन होंगे और दूसरा लघु युग्मक जन होंगे। क्लियर हो गया? तो आइए सबसे पहले
हम दीर्घ युग्मक जन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर? मेगा गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं मेगा गैमीटोजेनेसिस। मेगा मतलब समझ ही गए हैं, दीर्घ। मेगा गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस इसको हम कहते हैं दीर्घ युग्मक माने गैमीट और मेगा माने दीर्घ होता है, दीर्घ युग्मक जन। ठीक है? अच्छा, जब दीर्घ युग्मक जन होता है तो ये देखिए हम यहां पे एक स्ट्रक्चर आपको बना रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर है और बीच में हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहीं पे हम दिखा रहे हैं क्या है। ये वाला पार्ट जो होता है पुष्प के बीच में ये भाग होगा। पुष्प के अंदर जब जाएंगी तो उसका जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगी, कटिंग काटेंगी तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस वाले भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। ये वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं स्टाइल। इस वाले हम भाग को क्या कहते हैं? ओवरी। और ये जो अंदर है गोल सा इसको हम कहते हैं अंडप, ओव्यूल। इसको हम कहते हैं ओव्यूल। यही ओव्यूल याद रखिएगा। अब यहाँ एक प्रश्न बन गया कि जो अंडप है वो बीच में होगा कि ये अंडाशय बीच में होगा? अंडप बीच में होगा, ओव्यूल बीच में होगा, और ओव्यूल के चारों तरफ क्या होता है? ओवरी होती है। याद रखिएगा कि ओव्यूल हमारा बीच में होगा और उसके चारों तरफ ओवरी की परत होगी। तो जब पुष्प के बीच में जाएंगे तो हमको ये सब भागे इसी तरीके से दिखाई देंगी। कभी गुड़हल वुड़हल का पुष्प लीजिए, उसके बीच में देखिए इस तरीके का दिखाई देगी। अच्छा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों किसके भाग होते हैं? हाँ, ये तीनों कार्पेल्स के भाग हैं। ये तीनों अंडप के भाग हैं ना, कार्पेल्स के भाग हैं, गाइनोसियम के भाग हैं, मादा जननांगों के भाग हैं। ये तीनों मादा जननांग के भाग हैं। और एंथर और फिलामेंट किसके हैं? नर जननांग के भाग हैं। तो हमने आपको बताया था ऐसे करके कि स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमारा क्या होगा? एंथर होगा। ये एंथर है, पुष्प में देखेंगे तो इस तरीके का भी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये हमारा तंतु होता है, तंतु माने फिलामेंट। और पॉलिनेशन क्या था? परागकण क्या था कि इसके अंदर जो पराग के जो कण भरे हुए हैं, क्लियर? पराग के कण एंथर से कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा की तरफ जाएंगे। पराग के कण हमारे कहाँ जाएंगे? एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परागकरण, पॉलिनेशन। यहीं पे हमने लिख दिया, इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? अब ये नर का अंग है और ये एक मादा का अंग है। तो एंथर के अंदर जो पराग के कण भरे हुए हैं, इस पराग के कणों का एंथर के माध्यम से स्टिग्मा तक जाना परागकरण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल क्लियर हो गई। ओके, आइए हम यहाँ बात कर रहे हैं गैमीटोजेनेसिस की। मेगा गैमीटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, दीर्घ युग्मक जन की बात कर रहे हैं। चलिए, केंद्रक होगा ही इसमें भाई, बिना केंद्रक के तो समसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। समसूत्री विभाजन हो रहा है। चलिए देखते हैं, इसमें समसूत्री जो विभाजन होगा दीर्घ युग्मक जन में, इसमें जो समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस जो डिवीजन होगा वो 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स होगा, 3 बार होगा। ये भी पॉइंट की बात है। याद रखिएगा कि जब मेगा गैमीटोजेनेसिस प्रक्रिया चलती है तो उसमें समसूत्री विभाजन कितनी बार होता है? 3 बार होता है। चलो, मान लीजिए कि ये केंद्रक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब जब न्यूक्लियस का पहला विभाजन होगा माइटोसिस, माइटोसिस विभाजन, यहाँ हमने फर्स्ट लिख दिया। प्रथम बार जब विभाजित होगा समसूत्री विभाजन, तो ये केंद्रक का जब विभाजन होता तो कैसे होता है? अगर एक केंद्रक है तो कैसे विभाजित होगा? एक केंद्रक है तो अपने से डबल विभाजित होगा ना, 2 बता चुके हैं, 2 से 4 से 8, जस्ट डबल विभाजित होगा, दुगने में विभाजित होगा। तो अब आगे भी देखिए, जब ये होगा तो ये
दो भागों में विभाजित हो गया, एक केंद्रक यहाँ हो गया, एक केंद्रक यहाँ हो गया। क्लियर। अब फिर इसका समसूत्री विभाजन द्वितीय होगा, माइटोसिस सेकेंड विभाजन होगा। जब सेकेंड विभाजन होगा तो आप क्या देखेंगे कि ये ऐसे करके और ये ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 केंद्रक हो गए। क्लियर। फिर आप आगे देखेंगे, फिर माइटोसिस सेकेंड होगा, यानी समसूत्री विभाजन 3 बार विभाजन होगा, और ये आगे चल करके सपोज ये आगे चल करके 8 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 केंद्रक हो गए। क्लियर। तो जब युग्मक जन प्रक्रिया चलती है तो उसमें समसूत्री विभाजन 3 बार होता है। प्रथम बार में क्या होगा कि जो हमारा केंद्रक होगा वो 2 भागों में बटेगा, सेकंड में 4 भागों में बटेगा, और तीसरी अवस्था में यहाँ माइटोसिस थर्ड है इसमें 8 केंद्रकों में बट जाएगा। लेकिन अब यही नहीं सीमित होता, जैसे ये 8 केंद्रकों में बटेगा ठीक है, ये भ्रूण कोश बना लेगा, ये एक भ्रूण कोश ऐसे करके बना लेगा, एक ऐसे भ्रूण कोश बना लेगा। इसको हम कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश बन गया। क्लियर। अब जैसे ये भ्रूण कोश बना, और भ्रूण कोश बनने के बाद इसमें देखिए 8 केंद्रक हैं, 8 केंद्रकों में ये हमारे 3 केंद्रक भ्रूण कोश के एक ध्रुव पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर इस भ्रूण कोश को देखो तो इसमें मुख्य रूप से 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव और 2 ध्रुव ऊपर नीचे। तो जब आगे चल करके जब समसूत्री विभाजन तृतीय खत्म हो जाएगा तो इसका जो 3 केंद्रक होगा वो एक ध्रुव पे चला जाएगा, और बचा हुआ 3 केंद्रक जो होगा वो दूसरे ध्रुव पे चला जाएगा। तो 3 और 3 कितने केंद्रक हैं? 6, और जो 2 केंद्रक होंगे वो इस भ्रूण कोश के बीचों बीच में आ जाएंगे। क्लियर। इस भ्रूण कोश के बीचों बीच में आ जाएंगे। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जब मेगा गैमेटोजेनेसिस, जब दीर्घ युग्मक जन में समसूत्री विभाजन तृतीय हो जाती है, 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, तो 8 केंद्रक जाते कहाँ हैं? तो 8 केंद्रक 3 एक ध्रुव पे चले जाते हैं, किसके? भ्रूण कोश के। भ्रूण कोश के, ये भ्रूण कोश है, एक केंद्रक पे एक ध्रुव पे और 3 एक ध्रुव पे, और 2 केंद्रक बीच में चले जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा, ये जो इस वाले ध्रुव पे जो 3 केंद्रक गए हैं, ये जो बीच वाला केंद्रक होगा, इस केंद्रक को हम कहेंगे अंड कोशिका, एग सेल। इसको हम कहेंगे अंड कोशिका, एग सेल। इसी से फ्यूजन होगा, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछेगा कि युग्मक जब प्रक्रिया में जो 3 केंद्रक एक ध्रुव पे, 3 केंद्रक एक ध्रुव पे चले गए, तो उसमें कौन से केंद्रक से निषेचन होगा? किस केंद्रक से निषेचन होगा? अंड कोशिका वाले, एग सेल से निषेचन होगा। और बचे ये जो 2 केंद्रक हैं, इन 2 केंद्रकों को हम सहायक केंद्रक कहते हैं। इन 2 केंद्रों को हम सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स का मतलब ये सहायक केंद्रक हैं, सहायक केंद्रक। इनका निषेचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होगा, सहायक होंगे ये। बाकी जो 2 केंद्रक होंगे वो हमारे सहायक हैं। क्लियर। अच्छा, ये जो हमारे होंगे, ये 1 2 ये हमारे जो होंगे, ये हमारे द्वितीय केंद्रक होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? जो बीचों बीच में जो 2 केंद्रक चले गए हैं, इसको हम द्वितीय केंद्रक बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, द्वितीय केंद्रक। क्लियर। अब ये जो 3 केंद्रक दूसरे ध्रुव पे चले गए हैं, इन तीनों केंद्रकों को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा था वो समझ लीजिए। कई बार सिविल में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश में क्या होता है, भ्रूण कोश में क्या पाया जाता है? देख लीजिए, भ्रूण कोश में क्या क्या पाया जा रहा है। भ्रूण कोश में 1 अंड कोशिका होगी, 2 सहायक कोशिका होंगी, 2 द्वितीय केंद्रक होंगे, और 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होंगी। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भ्रूण कोश में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो भ्रूण कोश में 1 अंड कोशिका होगी, 2 सहायक कोशिका होंगे, 2 द्वितीय केंद्रक होंगे, और 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात?
कैसे कैसे केंद्रकों का अरेंजमेंट यहाँ पे है, न्यूक्लियस का कैसे कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो सिनर्जिड्स कभी कभी लिख देता है, नहीं तो सहायक केंद्रक कहते हैं। इस सहायक केंद्रक का कोई लेना देना नहीं है निषेचन क्रिया से, सिर्फ इसी एक सेल से है। जो हमारे पुमाणु होंगे, क्लियर, जो पुमाणु मतलब जो एंथ्रेजॉइड्स होंगे, जो हमारे एंथ्रेजॉइड्स होंगे वो इसी अंड कोशिका से आकर के निषेचित हो जाएंगे, बाकी इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? अब यही समझ लीजिए निषेचन और दोहरा निषेचन क्या है, यही समझ लेते हैं। निषेचन का मतलब क्या हुआ, एक पुमाणु माने स्पर्म, एक पुमाणु जब इस अंड कोशिका से फ्यूज करेगा, मिलेगा, तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा, इसी को हम निषेचन कहते हैं। अच्छा, अब दोहरा निषेचन देख लीजिए। जब दूसरा पुमाणु द्वितीय केंद्रक से संलयन होगा, द्वितीय केंद्रक से मिलेगा, ठीक है, तो तृतीय, जब द्वितीय पुमाणु दूसरा स्पर्म, जब पहला स्पर्म अंड कोशिका से मिलेगा तो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा, इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन जब दूसरा पुमाणु या स्पर्म द्वितीय केंद्रक से समेकित होगा या संलयन होगा तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन कहते हैं, या इसी को हम ट्रिपल न्यूक्लियस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल न्यूक्लियस, 3 केंद्रक। एक तो उसमें होगा जो पुमाणु आ रहा, एक केंद्रक उसका होगा और 2 केंद्रक इसके हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक होते हैं, देख लिया यहाँ पे। और जो दोहरा निषेचन होता है वो अगुणित होता है या द्विगुणित होगा, क्या होगा, अलग अलग है ना सब। तो एन स्टेज में होगा, हैप्लॉइड फॉर्म में होगा, अगुणित की अवस्था में ही होगा। तो दोहरा निषेचन समझ गए क्या है, जब दूसरा पुमाणु द्वितीय केंद्रक से संलयन करेगा, मिलेगा, तो द्वितीय केंद्रक से मिलने की क्रिया को ही हम दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसको नमाचेन ने बताया था, डबल फर्टिलाइजेशन को। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके, चलिए, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अभी हमारा एक और बच रहा है, क्या, क्योंकि हम युग्मक जन पढ़ रहे हैं ना, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हमारा बच रहा है। आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमारा दूसरा है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हिंदी में क्या कहते हैं इसको, लघु युग्मक जन, लघु युग्मक जन। क्लियर? अब यहाँ पे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस है तो इसमें भी केंद्रकों का विभाजन होगा, और कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री या समसूत्री। इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, याद रखिएगा, इसमें भी माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री जब विभाजन होगा तो इसमें सपोज ये कोई केंद्रक है, तो ये केंद्रक में कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, एक ही बार विभाजित होगा। ये उसमें 3 बार आया था, इसमें एक ही बार विभाजित होगा। इसमें समसूत्री विभाजन इस केंद्रक में हुआ। अब ये केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो गया ना, 2 केंद्रक बन गए, लेकिन इन दोनों केंद्रकों का अलग अलग नाम हो जाएगा। ये वाले केंद्रक को हम कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, वेजिटेटिव मतलब वर्धी केंद्रक, इसको हम कहेंगे वर्धी केंद्रक। और दूसरे को हम कहेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियाई, इसको हम कहेंगे जेनरेटिव मतलब जनन, इसको हम कहेंगे जनन केंद्रक। तो याद रखिएगा कि जब हमारा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया चलेगी तो ये प्रक्रिया भी समसूत्री विभाजन के माध्यम से होगा। जब इसमें केंद्रकों का विभाजन होगा तो केंद्रक सर्वप्रथम 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक केंद्रक वर्धी केंद्रक होगा और दूसरा हमारा जनन केंद्रक होगा। तो अभी देख लो कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में प्रजनन क्रिया में कौन सा केंद्रक भाग लेगा,
प्रजनन क्रिया में जनन केंद्रक ही तो भाग लेगा, प्रजनन क्रिया में जनन केंद्रक ही भाग लेगा, वर्धी केंद्रक भाग नहीं लेगा। क्लियर। अब यही जनन केंद्रक आगे चल करके जनन प्रक्रिया में भाग लेगा और एक न्यू प्रजाति, एक न्यू पौधे की उत्पत्ति कर देगा। तो इन दोनों में यही अंतर है कि इसमें एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई वर्धी केंद्रक का निर्माण होगा और एक जनन केंद्रक का निर्माण होगा। क्लियर। अच्छा, अब ये जो हमारे जनन केंद्रक का निर्माण हो गया, ठीक है। अब अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर जा करके, जनन केंद्रक के बारे में जा करके, तो एक हमको स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का दिखाई देगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ये ऐसे करके कि स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्लियर। अब भ्रूण कोश की हम बात कर रहे हैं, ये भ्रूण कोश है, ठीक है। अब भ्रूण कोश में हमारे केंद्रक हैं। अच्छा, यहाँ पे भ्रूण कोश के थोड़े थोड़े दूर पे कुछ छिद्र पाए जाएंगे, ऐसे करके छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहते हैं। इन छिद्रों को माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक। और इसी में हमारे, इसी माइक्रोपाइल में ही हमारे अंड कोशिकाएं हैं। इसी भ्रूण के अंदर अंड कोशिका है कि नहीं है, देखे थे ना अंड कोशिका, एग सेल, इसी में एग सेल हमारे हैं ऐसे करके, ठीक। अच्छा, पुमाणु, ये जनन केंद्रक जब विभाजित होगा, जनन केंद्रक के माध्यम से जो पुमाणु का निर्माण होगा, जो मेल गैमीट का निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा, इसमें हमारा जो मेल गैमीट होगा, नर युग्मक, मेल गैमीट, ये मेल गैमीट, क्लियर, क्या होगा कि परागकण जानते होंगे, परागकण कैसे होता है, परागकण कैसे होता है, पराग के कणों का एंथर के माध्यम से स्टिग्मा पर जाना, लेकिन एंथर के माध्यम से स्टिग्मा तक कैसे जाएंगे, हवा के एक ट्यूब बनाएंगे ना, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा स्टिग्मा है और ये एंथर है, ऐसे करके एंथर था। अब इसके पराग के कणों को अगर जाना है तो इन और इन दोनों के बीच में एक नलिका बन जाएगी, ऐसे करके इन दोनों के बीच में नलिका बन जाएगी, इसको पराग नलिका कहते हैं, इसी को हम पराग नलिका कहते हैं। पॉलन ट्यूब इसी को कहते हैं, पॉलन ग्रेन उसको कहते थे ना, उसी से बन गया पॉलन ट्यूब। तो हवा जब चलेगा या कुछ चलेगा, ठीक है, तो उसके माध्यम से इसके पराग के कण जो है इस ट्यूब के माध्यम से स्टिग्मा में आ जाएंगे, बिना पराग नलिका से नहीं आएंगे। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे पराग नलिका बन गया है, ठीक। अब पराग नलिका, अब ये नर युग्मक तभी जाएगा जब इस भ्रूण कोश में कोई छेद हो, कुछ जगह हो, ठीक है। तो ये जो हमारा मेल गैमीट है वो इसी पराग नलिका के माध्यम से ये माइक्रोपाइल के पास चला जाएगा, और माइक्रोपाइल में छोटे छोटे छेद हैं, इसी छेद के अंदर से अंदर घुस जाएगा, और यहाँ अंड कोशिका है, और अंड कोशिका से निषेचित हो जाएगा, और जब निषेचित हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक है। तो ये जाइगोट बना लेगा, इसी को हम गैमीट्स कहते हैं। और ये ट्यूब जैसी संरचना यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सब गैमीट यहाँ पे बिखर जाएंगे, ऐसे पड़े रहेंगे सब गैमीट्स, ऐसे, इसी को हम गैमीट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, अब जाइगोट बन गया। अब जब ये जाइगोट बनेगा तो आगे चल करके क्या होगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनने के बाद सीड बनेगा, सीड बनने के बाद एक न्यू पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसकी प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, पराग नलिका के माध्यम से वहाँ से, और जो भ्रूण, अभी प्रश्न ये पूछा गया था कि जो नर युग्मक होते हैं वो भ्रूण कोश में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं, माइक्रोपाइल के माध्यम से। क्लियर। पराग के कण जो होते हैं वो स्टिग्मा तक किसके माध्यम से पहुंचते हैं, पराग नलिकाओं के माध्यम से। पराग के कण स्टिग्मा तक पराग नलिकाओं के माध्यम से पहुंचेंगे, और जो नर युग्मक होगा वो भ्रूण कोश में जो छोटे छोटे छिद्र, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, उसके माध्यम से अंदर जाकर के यहाँ अंड कोश का एक्सल तो दिखाए ही है, उसे फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट आगे चल करके भ्रूण में परिवर्तित होगा, और भ्रूण आगे चल करके सीड में परिवर्तित होगा, और सीड एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। क्लियर हो गया ये चीज़। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो द रेस्ट पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके।